और अब समाचारों को विस्तार से शुरू करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जीतो कनेक्ट आपसी नेटवर्किंग एवं व्यक्तिगत बातचीत का एक अवसर प्रदान करते हुए व्यापार और उद्योग जगत की मदद करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। हर भारतीयों को आज गौरव महसूस हो रहा है। हमारे आत्मविश्वास को भी इसे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। ग्लोबल पीस हो, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी हो, ग्लोबल चैलेंजेस से जुड़े सॉल्यूशंस के रास्ते हो या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन का सशक्तिकरण हो, दुनिया अब भारत की तरफ देखने लगी है और बड़े भरोसे के साथ देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम बन रही है। हर भारतीयों को आज गौरव महसूस हो रहा है। हमारे आत्मविश्वास को भी इसे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। और इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय यात्रा पर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री राम लला के दरबार में पहुंचकर दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास के एजेंडे पर आध्यात्मिक नगरी अयोध्या प्रथम स्थान पर है, इसलिए वो लगातार अयोध्या का दौरा कर विकास योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी का पूजन भी किया, जहां उनका स्वागत हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया और वहां बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक भी दी। उन्होंने अयोध्या में एक मलिन बस्ती में भोजन भी ग्रहण किया। और आपको अगली खबर बता दें कि जो एक महत्वपूर्ण खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो संपत्तियां हैं, परिसंपत्ति का विवाद बातचीत के जरिए निपटाया गया है। उन्होंने कहा कि बाकी बचे 5% मामले भी समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए सैद्धांतिक सहमति उत्तराखंड सरकार के साथ हो गई है। हरिद्वार में कल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए भागीरथी पर्यटक आवास गृह का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन करते हुए कहा कि दोनों ही प्रदेश की सरकारों के बीच आपसी सहयोग, संवाद और समन्वय लगातार जारी रहेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के साथ आरोग्य यात्रा भी चलनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेहतर योजनाएं बनाकर उत्तराखंड से वहां के निवासियों का पलायन रोका जा सकता है और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने अलकनंदा होटल की चाबी भी सौंपी। दशकों से चली आ रही एक समस्या का समाधान किया है। जब अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का था और लाभांश में चलने वाला होटल था, आपसी सहमति से आज अलकनंदा होटल हम लोग उत्तराखंड सरकार को समर्पित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यहां पर भागीरथी के नाम पर एक नया पर्यटन आवास गृह उपलब्ध करवा रहे हैं। यह आपसी सहमति का एक उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है कि हमने आपसी सहमति से इस कार्य को किया। जो मामला
दशकों से चला रहा था, न्यायालय में चल रहा था, बातचीत से सारे रास्ते समाप्त हो चुके थे, फिर न्यायालय में जाना पड़ा। लेकिन एक पार्टी की, एक समान विचारधारा की सरकार होने के कारण आपसी सहमति से हम लोगों ने इस समस्या का समाधान किया, जिसमें अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को जाएगा। उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को लैंड उपलब्ध करवाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार उस लैंड पर फिर अपने लिए एक नया पर्यटन आवास गृह वहां पर बनाएगी, जिससे पर्यटन विभाग की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि अलग अलग सरकारों के होने की वजह से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था। पिछले 5 वर्षों में लगातार इसके लिए प्रयास होते रहे हैं। पिछले लंबे समय से ये लगभग उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष पूरे हो गए, 22वें वर्ष में चल रहा है और ये समस्या लगातार बनी हुई है। अलग अलग सरकारों के होने के कारण से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था और पिछले 5 वर्षों में लगातार इसके लिए प्रयास होते रहे और इस बार अंततः नवंबर माह में सभी प्रकार के जितने भी इस परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मामले थे उसमें 95% जो कुछ 5% रह गए हैं उन सब का भी जल्दी जो है समाधान हो जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संकल्पना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को स्मार्ट गांव बनाने की योजना पर कार्रवाई तेजी से शुरू कर दी गई। स्मार्ट गांवों में लोगों को सभी अभिलेख कंप्यूटर के माध्यम से ग्राम सचिवालय में और पंचायत सहायक तथा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगे। इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। स्मार्ट गांव की परिकल्पना के तहत प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय कार्यालय को हाई स्पीड और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में ग्रामीण जनों के लिए निःशुल्क वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बारे में पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस बारे में जारी शासनादेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में निवास करने वाले ग्रामीण जनता की क्षमता का पूर्ण विकास और नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम पंचायत कार्यालय को ग्राम सचिवालय के नाम से स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने कोयले की किल्लत और भीषण गर्मी के चलते बिजली की अधिक मांग के बावजूद तय शेड्यूल के मुताबिक बिजली देने का ऐलान किया है। पावर कॉर्पोरेशन ने 31 मई तक की अवधि के लिए प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बीच केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों को विदेशी कोयला खरीदने को कह चुकी है। बुंदेलखंड के सभी जिलों को 20 घंटे बिजली देने का निर्देश दिया गया है। बुंदेलखंड के जिलों को सारनाथ और पनकी कंट्रोल से विद्युत आपूर्ति की जाती है। आपूर्ति का समय हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट और महोबा के लिए शाम 4:40 मिनट कर अगली सुबह 10:20 तक और दोपहर 12:20 से 2:40 तक तय किया गया है, जबकि बांदा, झांसी, जालौन, बुंदेलखंड और प्रयागराज के यमुना पार इलाकों को दोपहर 2:50 से अगली सुबह 8:30 बजे तक सवेरे 10:30 बजे से 12:50 तक बिजली आपूर्ति की जाएगी। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना लिखित नोटिस दिए थाने में नहीं बुला सकती है। न्यायालय ने इस बारे में राज्य सरकार को दिए आदेश में कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसी नोटिस एफआईआर दर्ज होने के बाद ही जारी की जाएगी। न्यायमूर्ति अरविंद मिश्र प्रथम और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने कहा कि अधीनस्थ पुलिसकर्मी थाना प्रभारी की अनुमति से ही इस संबंध में नोटिस जारी कर सकते हैं। न्यायालय ने एक पत्र को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तौर पर दर्ज करते हुए यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने यह भी कहा है कि पुलिसकर्मी के महज मौखिक आदेश पर किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिसकर्मियों के बीच मौजूद कुछ लोग आम लोगों की समस्याओं का फायदा उठा रहे हैं।
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए बरेली के ईएसआईसी अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन वन राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश अरुण कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने किया, जहां अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया और सरकार की योजनाओं के विषय में जानकारी ली। शिविर का उद्देश्य मजदूरों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। हॉस्पिटल में ऐसे श्रमिकों का जो ईएसआई से गवर्न नहीं होते हैं उनका ई श्रम में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और इसके साथ ही साथ हमारे वो श्रमिक जो ईएसआई में आते हैं लेकिन फूड प्रोसेसिंग या फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री के अंदर उनका मेडिकल चेकअप ज़रूरी है कि वो किसी इन्फेक्शस डिजीज़ से या किसी और स्किन डिजीज़ से या कोई और परेशानी तो ऐसी नहीं है जो फूड के मार्फत जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास पहुंच सके, इसलिए यहाँ पे हेल्थ चेकअप हो रहा है। चालू रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान खुली मंडी में किसानों को गेहूं की खरीद का लाभकारी मूल्य मिलने से किसानों में खुशी है। साथ ही खाद्य सब्सिडी घटने से सरकारी खजाने का भार भी कम हो गया है। बाराबंकी जिले में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ ही पहली बार खुले बाजार में मिलने की वजह से किसानों को गेहूं का अच्छा भाव मिल रहा है। जिला प्रशासन ने गेहूं खरीद को बढ़ावा देने के लिए जिले में 62 सरकारी क्रय केंद्रों को स्थापित किया है, जहां ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किसानों के गेहूं की खरीद की जा रही है। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल की तुलना में इस बार 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल किया है। तो वहीं गेहूं खरीद का 3 दिनों में भुगतान करने का निर्देश भी सरकार ने दिया है। किसानों की सहूलियत के लिए सरकार मंडियों में अत्याधुनिक सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। जनपद में 62 क्रय केंद्र गेहूं क्रय हेतु विभिन्न एजेंसियों द्वारा खोले गए हैं, जिसमें कि 650 एमटी अभी खरीद हुई है। हमारा समर्थन मूल्य 2015 रुपये है प्रति कुंटल। किसानों को अभी मार्केट में रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए अभी प्राइस ज़्यादा है, 2200 रुपये से 2300 रुपये प्रति कुंटल का भाव उनको मिल रहा है, जिससे किसान काफ़ी प्रसन्न हैं और खुले बाज़ार में गेहूं बेच रहे हैं। हालांकि जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं वहां से गेहूं क्रय करने के लिए वहां अपेक्षाकृत रेट कुछ कम है, तो इससे हम लोगों ने शासन के आदेश के अनुरूप में मोबाइल टीमों का गठन किया है और दूरस्थ क्षेत्रों से किसानों को प्रेरित करके अपने टीम के माध्यम से खरीदने का गेहूं प्रयास किया जा रहा है। अपना गेहूं लेकर आया हूं और वहां पर मेरी तौल हो गई है। गवर्नमेंट इस साल पिछले साल से बढ़कर रेट दे रही है। गेहूं की पैदावार अच्छी हुई है, इसलिए मेरा गेहूं तौला गया है। 72 घंटे में इसका पेमेंट भी आ जाएगा और भारत सरकार और यूपी सरकार की अच्छी नीतियों के कारण अब हम लोगों को फायदा हो रहा है। समाज में बढ़ रहे साइबर अपराधों के प्रति पुलिसकर्मियों को जागरूक करने के लिए आजमगढ़ में मंडलीय स्तर कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र अखिलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन सभागार में बलिया, मऊ और आजमगढ़ में साइबर अपराध की विवेचना, संबंधित कार्रवाई और साइबर हेल्प डेस्क के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में वित्तीय अपराधों में किस तरह के टूल का प्रयोग करके विवेचना की जा सकती है, इस बारे में बताया गया। साथ ही त्वरित कार्यवाही के लिए हर जिले में त्वरित साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 के प्रचार प्रसार करने और इस पर आई हुई शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करने का भी निर्देश पुलिसकर्मियों को दिया गया। कार्यशाला एक साइबर अपराध के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनको साइबर अपराध के बारे में जानकारी देना और किसी जब भी कोई आम आदमी जिसके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है, अगर वो आए तो उसका क्या SOP होता है, इसके संबंध में उनको जानकारी देना, इसका उद्देश्य है। पोर्टल भी बना हुआ है, एक 4 डिजिट का एक वो है, एक हेल्पलाइन नंबर है, वो दे सकते हैं। और नहीं भी तो आप तुरंत ही जो भी
नज़दीकी आपका थाना है, वहाँ जाके आप रिपोर्ट करें। ये किसी कि भाई साइबर थाने में ही जाना है, उसके इंतजार में ना रहें। इतनी बेसिक ट्रेनिंग सभी थानों पर एक साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है, उनको मालूम है कि क्या करना है। जैसे भी किसी के साथ भी कुछ हो जाए, एटीएम से संबंधित हो, क्रेडिट कार्ड संबंधित हो, या कोई भी ऐसा फ्रॉड हो जिसमें आपको साइबर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो उसको आप थाने पे जाके कर सकते हैं। प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कानपुर देहात जिले में मौजूद लगभग 1000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है। कई तालाब जो अतिक्रमण का शिकार होकर अस्तित्व खो चुके हैं, उन्हें भी अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है। तालाबों के जीर्णोद्धार का उद्देश्य बारिश के पानी का संचय करना और इन अमृत सरोवर नाम से विकसित किए गए तालाबों में साल भर जल की उपलब्धता बनाए रखना है। कानपुर देहात में 75 तालाबों को अमृत सरोवरों के रूप में चिन्हित करके उनके चारों तरफ चबूतरा बनाया जाएगा। इनके आसपास सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालय आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इन अमृत सरोवरों के किनारे फलदार, औषधि युक्त और ऑक्सीजन देने वाले नीम, पीपल, बरगद, जामुन, पाकल, कटहल तथा महुआ जैसे पौधे भी लगाए जाएंगे। इस काम के लिए मनरेगा योजना के साथ राज्य, केंद्र, वित्त जैसी मदों से धनराशि खर्च की जाएगी। अमृत सरोवरों को विकसित करने की इस योजना को ग्रामीण विकास विभाग के साथ वन विभाग, कृषि विभाग और जल शक्ति विभाग के समन्वय से पूरा किया जाएगा। इस योजना में तैयार हुए अमृत सरोवरों के शिलान्यास तथा उद्घाटन के मौके पर स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस तक इसका निर्माण पूरा करके यहाँ झंडारोहण करने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अमृत सरोवर के तहत हमारी ग्राम पंचायत में कार्य चल रहा है। विगत दिनों देखा गया है कि गर्मियों में भूगर्भ जल जो है काफ़ी नीचे चला जाता था, जिस पे हमारे जनपद की मुख्य विकास अधिकारी महोदय की प्रेरणा से और उनके निर्देश में पूरे जनपद में ये कार्य चल रहा है और उसी के तहत हमारे ग्राम पंचायत में भी ये कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत हमारी ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में तथा प्राथमिक विद्यालय में भी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि इससे भविष्य में स्ट्रेटा ऊपर आएगा और हमारे गाँव पंचायत के गाँव वासियों को इससे मदद मिलेगी। और उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज सवेरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। 6 महीने के बाद 6:25 पर आज सवेरे मंदिर के कपाट खोले गए, जबकि श्रद्धालुओं को 2 वर्ष बाद बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बड़ी संख्या में देश भर के श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए मौजूद थे। बाबा केदारनाथ की डोली कल शाम शीतकालीन प्रवास के बाद मंदिर पहुंची थी। मंदिर में कर्नाटक के रावल समुदाय के पुजारी परंपरागत रूप से बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।